मेरे पिताजी ने अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक रात एक लोमड़ी को ही पकड़कर बांध लिया। किसे पता था कि एक रात के बाद ही वो लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाएगी। मेरे पिताजी इतने डर गए कि वहीं घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगे। लेकिन उस औरत ने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि कहने लगी कि अब से रोज ऐसा ही होगा, बिना रुके। और बस इसी तरह मेरी उस लोमड़ी माँ की कोख से मेरा जन्म हुआ। कई सालों बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियाँ काटने गया तो मैंने देखा कि एक विशाल अजगर ने एक घायल छोटी सी लोमड़ी को जकड़ रखा है। मेरे पास सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैंने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी उस पर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधे उस अजगर के सिर पर जाकर लगी। वो अजगर कुछ देर तड़पा और फिर मर गया। छोटी लोमड़ी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बस मरने ही वाली थी। मैं जल्दी से उसे गोद में उठाकर घर ले आया। मैंने देसी शराब से उसके घाव साफ किए। थोड़ी ही देर में ये नन्हा सा जीव उछलने कूदने लगा। उस दिन के बाद से ये छोटी लोमड़ी एक पिल्ले की तरह मेरे घर में ही टिक गई और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन मैं तो एक अनाथ था, जिसके न माँ थे न बाप। मेरे लिए खुद का पेट पालना ही मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे कई बार वापस जंगल में भगा दिया। लेकिन रात होते ही वो फिर से डगमगाते हुए लौट आती और अपने मुंह में या तो जंगली फल दबाए रहती या फिर कोई जंगली खरगोश और मुर्गा। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये नन्ही जान मुझे बताना चाहती है कि वो अपना पेट खुद पाल सकती है। इसके बाद ही मैंने चैन की सांस ली और उसे अपने पास रख लिया। उस दिन से वो मेरी छोटी सी परछाई बन गई। मैं लकड़ियाँ काटने जाता तो वो पीछे आती, मैं भेड़ें चराने जाता तो भी वो साथ चलती। यहाँ तक कि जब मैं अपना होमवर्क करता तो वो चुपचाप मेरे पास ही लेटी रहती। लेकिन ऐसे खुशी के दिन अचानक मेरी 12वीं क्लास में आते ही खत्म हो गए। छोटी लोमड़ी बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, पर वो नहीं लौटी। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आई। उसके हाथ में एक छड़ी थी और उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढने आई हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? आपकी पोती कौन है? कुछ साल पहले मैं बाहर गई थी और अपनी पोती को घर की रखवाली के लिए छोड़ गई थी, लेकिन जब लौटी तो वो गायब थी। किसी ने बताया कि वो तुम्हारे घर पर रह रही है। आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर बूढ़ी औरत ने ओहो कहा। वो लगातार सिर हिला रही थी, लेकिन उसकी नजरें सीधे मेरी रसोई पर गड़ी थीं। मैंने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो छोटी लोमड़ी वहीं दुबक कर बैठी थी। वो उस बूढ़ी औरत को देख रही थी, अपनी पूंछ हिला रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। और सच बताऊं तो ये पहली बार था जब वो किसी अजनबी के सामने इस तरह आई थी। वो बूढ़ी औरत कुछ देर तक मुस्कुराई और फिर बिना कुछ कहे पलटकर वहाँ से चली गई। उस रात छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सिर रखकर सो गई। लेकिन अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो लोमड़ी वहाँ नहीं थी। मैं जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरा, मेरी नजर मेज पर रखे एक लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। उसकी जेब में किसी औरत के काले बालों का एक गुच्छा भी, बीच में उसे लाल रंग के कागज से लपेटा गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये किस काम का है, इसलिए मैं उन चीजों को लेकर सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया जी ने जैसे ही उस चीज को देखा, वो हंसते हुए बोले, अरे, लगता है गांव की कोई छोरी तुम्हें पसंद करती है। इसे ले जाकर तुम सीधा उसके घर रिश्ता पक्का कर सकते हो। जल्दी से अपने इस दादा को बताओ कि आखिर किस लड़की ने तुम्हें ये दिया है। मैं तो वहीं हक्का बक्का रह गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी लोमड़ी इसे मेरे लिए मुंह में दबाकर लाई हो। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन के बाद से वो छोटी लोमड़ी मुझे फिर कभी दिखाई नहीं देगी। उसके जाने के बाद मुझे बहुत सूना सूना लगने लगा। हर दिन बस खाने और सोने के अलावा मैं पागलों की तरह उसे पूरे जंगल और पहाड़ों में ढूंढता रहता था, लेकिन अफसोस उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मुझे तो ये भी शक होने लगा था कि कहीं किसी शिकारी ने उसे पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते लगभग 15 दिन बीत गए, पर वो छोटी लोमड़ी मुझे कहीं नहीं मिली। उस वक्त तक मैं पूरी तरह से उम्मीद हार चुका था। मुझे लगा कि अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर 15 दिन बाद एक रात, दोस्त इस दोनों के लिए दिन का, एक बुझिया मेरे घर के दरवाजे पर उकछू बैठी रो रही थी। मैंने उलझन में दरवाजे तक जाकर पूछा कि क्या बात है। मेरी बात सुनते ही उस बुझिया ने झटके से अपना सिर उठाया और एक बेहद खौफनाक आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता खो गया है। तुमने उसे देखा है ना? ये सुनकर मैं बुरी तरह कांप गया। पिछली बार पोती को ढूंढने वाली बात, इस बार पोते को ढूंढने की बात, सब मेरे ही पास क्यों चले आते हैं? मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उस बुझिया के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन छा गई। तो फिर 6 साल पहले, क्या तुमने 6 साल पहले मेरे पोते को देखा था? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे पूछताछ कर रही हो।
मैंने काफी देर तक सिर झुकाकर सोचा, ये बुढ़िया पक्का सठिया गई है। मेरे ऐसा कहने पर वो एकदम चुप हो गई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत ही डरावनी थी। उसे ऐसे हंसते देख मैं डर के मारे कई कदम पीछे खिसक गया। मैं वहाँ से मुज्जा और भागते भागते सीधे मुखिया जी के घर पहुँच गया। मैंने हांफते हुए उन्हें उस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बताया। मेरी बात सुनते ही मुंह में बीची दबाए मुखिया जी सुन रह गए और बोले, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? अचानक मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही बुढ़िया वहाँ खड़ी थी, मेरे ठीक पीछे, बिना कोई आहट किए। मैं इतना डर गया कि झट से मुखिया जी के पीछे छिप गया। मुखिया जी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम किस गांव की हो? इतनी रात गए एक छोटे बच्चे को इस तरह डराना ठीक नहीं है। उस बुढ़िया ने भारी और डरावनी आवाज में बस इतना कहा, मैं अपने पोते को लेने आई हूँ। उसके बाद मुखिया जी ने चाहे जो भी पूछा, वो बस मुस्कुराती रही। फिर मुखिया जी ने अंदर से 2 अंडे निकाले और उसके हाथों में थमा दिए। ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा मेरे इलाके में आकर किसी को डराने की कोशिश मत करना। लेकिन हैरानी की बात थी कि उस बुढ़िया ने अंडे लिए, उन्हें घूरा और फोर से मीन पर पटक दिया। उसने चीखते हुए मेरी तरफ उंगली उठाई। इसने मेरे पोते को मार डाला है। उसने चीखते हुए मेरी तरफ इशारा किया। मैं जिंदगी भर इसका साया बनकर इसे सताऊंगी। ये देखकर मुखिया जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत मुझे आंगन की बत्ती जलाने को कहा। मैंने हैत चलाते हुए बत्ती की डोरी खींची और दरवाजे के सामने अचानक से रोशनी फैल गई। तब जाकर मुझे सांप दिखाई दिया। उस बुढ़िया के कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिपटा हुआ था और वो अपने 2 जहरीले दांत दिखा रहा था। वो सांप मुझे ही घूर रहा था। मुखिया जी तुरंत घबरा गए। उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे फुसफुसाते हुए पूछा, मेरी नजर कमजोर है, राह देखकर बताओ, क्या उस बुढ़िया की परछाई नहीं है? ये सुनते ही मैंने झटके से मुड़कर देखा। वो बुढ़िया वहाँ बिल्कुल सीधी खड़ी थी और उसके पीछे सच में कोई परछाई नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पीठ से ठंडा पसीना छूटने लगा। मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैंने बस सुन्न होकर सिर हिला दिया। तभी मुखिया जी ने अचानक जोर से कहा, बेटा डरो मत, मेरे कमरे में हमारे पुरखों की एक जादुई तलवार रखी है, तुम जल्दी से जाकर उसे ले आओ। ये सुनकर मैं कांपते कदमों से कमरे के अंदर भागा, लेकिन बहुत देर तक पलटने खोजने के बाद भी मुझे वहाँ कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं बाहर आकर ये बताने वाला था कि तलवार नहीं मिली, तो मैंने देखा कि वो बुढ़िया वहाँ से दूर जा चुकी थी। मुखिया जी बुरी तरह घबराए हुए थे और उन्होंने झट से मुझे कमरे के अंदर खींच लिया। उन्होंने दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और बोले, अरे पगले, कोई तलवार वलवार नहीं है, वो तो मैं उसे बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारे पीछे कोई बुरी साया पड़ गया है। इतना कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर कमरे की बत्ती बुझा दी और फुसफुसाते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने पहाड़ पर जाकर किसी आफत को मोल लिया था। मैंने ध्यान से सोचा, बचपन से लेकर आज तक मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तभी मुझे याद आया कि 6 साल पहले एक छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने एक सफेद सांप को मार दिया था। जैसे ही मैंने मुखिया जी को ये बात बताई, वो डर के मारे कांप उठे। अरे मनहूस लड़के, पहाड़ के जानवरों को ऐसे कैसे मार सकता है तू तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। मुखिया जी ने कहा कि कल वो मुझे किसी तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे और आज रात मुझे उनके ही पास सोना होगा। चाहे कोई भी आवाज दे, बिल्कुल जवाब मत देना। उस रात मैंने सच में डर के मारे एक लफ्ज भी नहीं निकाला। लेकिन आधी रात के वक्त, शायद 11 बजे के आस पास, अचानक बाहर से कुछ सरसराहट की आवाज आई और फिर उसी बुढ़िया के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने सिर उठाकर खिड़की के बाहर देखा तो एक झुकी हुई परछाई खिड़की के बाहर घूम रही थी और चलते चलते वो अचानक खिड़की पर आ चिपकी, जैसे मुझे ही ढूंढ रही हो। यह देखकर मैं इतना डर गया कि हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। और तभी बगल वाले कमरे से मुखिया जी की आवाज आई, अपना सिर रजाई में छिपा लो, बाहर मत देखना। मैंने झटपट रजाई खींची और अपना सिर ढक लिया। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और वो रोने की आवाज भी बंद नहीं हो रही थी। आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती। रात के करीब 3 बजे जाकर बाहर का रोना बंद हुआ, लेकिन मेरी रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, तब जाकर मुझे धीरे धीरे नींद आई और फिर मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में एक सफेद सांप था जो बुरी तरह कटा फटा और खून से लथपथ था। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थीं और वो इंसानों की भाषा में बोल रहा था, मेरी जान वापस कर। मैं डर के मारे चीख पड़ा और एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। खिड़की के बाहर पूरी तरह सुबह हो चुकी थी। मुखिया जी मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। उन्होंने मुझे जल्दी उठने को कहा,
ताकि वो मुझे बगल वाले गांव के तांत्रिक के पास दिखा सके। लेकिन उसी रात वो पागल औरत फिर आ गई। वो फिर से खिड़की पर चिपकी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुखिया जी हाथ में बड़ा चाकू लेकर बाहर निकले, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। उसके बाद अगरबत्ती जलाई, कागज के पैसे जलाए, सिर झुकाकर माफी भी मांगी, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और ये वही जगह थी जहाँ मैंने सालों पहले उस सफेद सांप को मारा था। इस तरह मुखिया जी के घर पर छिपते छिपाते 3 दिन बीत गए। हमने बचने के सारे तरीके आजमा लिए थे। इस मुसीबत ने मुखिया जी की हालत भी खराब कर दी थी। वो पहचान में नहीं आ रहे थे। मुझसे उन्हें और परेशानी में नहीं देखा गया, इसलिए चौथे दिन की सुबह मैंने मुखिया जी की एक न सुनी और वहाँ से भागकर सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुँचा, मुखिया जी भी हाँफते हुए मेरे पीछे पीछे आ गए। उनके हाथ में एक फावड़ा था। अरे बेवकूफ लड़के, ये दादा तुझे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? आज चाहे जो हो जाए, मैं इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। तभी मुखिया जी ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। बेटा, बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब ये दादा तुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। सांपों का खानदान तेरी जान के पीछे पड़ा है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लेकिन हमारे गांव में तो इस नाम का कोई परिवार है ही नहीं। कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? लोमड़ी, नेवला, साही, सांप और चूहा, ये 5 आत्माओं के परिवार हैं। सालों पहले तूने जिस सांप को मारा था और जो आज तेरे पीछे पड़े हैं, वो सब उसी सांपों के परिवार के हैं। और वो छोटी सी लोमड़ी जिसकी तूने उस वक्त जान बचाई थी। अब इस मुसीबत से बचने के लिए हमें लोमड़ी वाले परिवार से ही मदद मांगनी होगी। मैंने पूछा, दादाजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? इंसानों और आत्माओं की दुनिया अलग होती है। मैं नहीं चाहता था कि तू इस रास्ते पर चले, लेकिन अब हमारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या वो लाल रंग का कपड़ा अभी भी तेरे पास है? इसे संभाल कर रखना। ये लोमड़ी परिवार की एक लड़की की निशानी है। इसे साथ रखकर ही हम उन तक पहुंच सकते हैं। उनकी बात खत्म ही हुई थी कि बाहर आंगन में अचानक से ढेर सारे सांपों के रेंगने की डरावनी आवाजें आने लगी। मुखिया जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने झट से पास रखा चाकू उठाया। हम जैसे ही बाहर वाले कमरे में पहुँचे तो एक बेहद भयानक नजारा सामने था। वो बूढ़ा आदमी रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही खौफनाक तरीके से खड़ा था। मेरे दिमाग में सन्नाटा छा गया। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मैं खौफ से बुरी तरह कांप रहा था और खुद मेरे कदम पीछे हटने लगे। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुखिया जी ने मुझे झटके से पीछे खींचा और एक भारी मेज से दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उन्होंने पलटकर मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। लोमड़ी परिवार की मदद से ही हमारा गांव बच सकता है। मुखिया जी ने पीछे वाली खिड़की की तरफ इशारा किया। इस खिड़की से बाहर कूद जा। वो निशानी अपने साथ रख और सीधा दक्षिण वाले पहाड़ के कब्रिस्तान की तरफ भाग जा। तुझे पीछे से कैसी भी आवाजें आए, भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। उधर बाहर अनगिनत सांपों का झुंड दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर मार रहा था। कुछ छोटे सांप दरवाजे की दरार से अंदर घुस आए थे। मुखिया जी ने अपने दांत भींचते हुए पूरी ताकत से अपने शरीर से दरवाजे को रोके रखा था। बूढ़े मुखिया जी को देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने अपनी जैकेट के अंदर से वो लाल कपड़ा निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। पीछे की खिड़की खोली और उस घने अंधेरे में कूद गया। अभी मैं कुछ ही दूर भागा था कि अचानक मुझे अपने पीछे सरसराहट की तेज आवाज सुनाई दी। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस मेरी एडी को डसने ही वाला है। अब तो मैं गया। मेरा दिल दहल गया। मेरा पैर फिसला और मैं मुंह के बल आगे गिर पड़ा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में से एक सफेद साया तेजी से बाहर निकला और उसमें से एक लोमड़ी की जानी पहचानी आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा तो वो वही सफेद रंग की छोटी लोमड़ी थी। उसकी 2 पूंछें थीं और वो बिना डरे उस जहरीले सांप पर झपट पड़ी। वो दोनों आपस में उलझ गए। यह देखकर मैंने झट से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी उस छोटी लोमड़ी ने सांप की पूंछ को अपने मुंह में दबा लिया और पलक झपकते ही वो घने अंधेरे जंगल में भाग गई। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन जंगल में बहुत अंधेरा था। मुझे रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तभी रात की ठंडी हवा का एक झोंका आया और मुझे एक जानी पहचानी खुशबू महकी। ये उसी छोटी लोमड़ी की खास महक थी। मुझे तुरंत समझ आ गया,
वो छोटी लोमड़ी कोई आम जानवर नहीं थी, वो सच में एक लोमड़ी की आत्मा थी। उसे देखते ही मेरा डर काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मुखिया दादा अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दक्षिणी पहाड़ी की तरफ भागने लगा। मैं अपनी जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं भागा था। हवा मेरे कानों में सनसना रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी और चिपचिपी चीज मेरी एड़ी को छू रही है। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस चांद की हल्की रोशनी में पागलों की तरह भागता रहा। ये गांव का वो इलाका था जहाँ जाना मना था। आम दिनों में कोई यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता था। मैं जितना ऊपर जा रहा था, रास्ता उतना ही सुनसान होता जा रहा था। चारों तरफ बस पत्थर और बेनाम कब्रें थी। अरे बेटा, जरा मुड़कर अपने दादा को तो देख। अचानक मेरे पीछे से मुखिया दादा की आवाज आई। मेरे कदम रुक गए और दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। क्या दादाजी वहाँ से बच निकले? मैं बस पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में मुखिया दादा की दी हुई चेतावनी गूंज उठी। चाहे जो भी आवाज सुनाई दे, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना। वो आवाज अब मेरे और करीब आ रही थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होने लगी। मैं पागलों की तरह और ऊपर की तरफ भागने लगा और भागते भागते एक भयानक और वीरान कब्रिस्तान में पहुंच गया। अचानक मुझे सामने से कंघी करने की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। छर छर। चांद की रोशनी में मैंने देखा, सामने एक कब्र के ऊपर एक सफेद साया पीठ किए बैठा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी की कंघी थी और वो जमीन तक झूलते अपने लंबे बालों में धीरे धीरे कंघी कर रही थी। क्यों लड़के, क्या मेरे बाल सुंदर लग रहे हैं? उस सफेद साये ने एक डरावनी आवाज में पूछा। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया और फिर खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरी तरफ पीठ करके नहीं बल्कि सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे से घने और उलझे हुए बाल हटाए और अपना पीला मुर्दे जैसा चेहरा दिखाया। ये नजारा देखकर मारे डर के मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी जैकेट में रखा वो लाल कपड़ा और बालों का गुच्छा भी जमीन पर गिर गया। उस चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और तेजी से मुझ पर झपटी और ठीक उसी वक्त मेरे पीछे की झाड़ियों में से वही लाल जहरीला सांप निकल आया। उसने अपने जहरीले दांत निकाले और सीधे मेरे गले की तरफ लपका। आगे वो खूंखार चुड़ैल थी और पीछे वो जहरीला सांप। मेरे हाथ में अपनी हिफाजत के लिए बस वो कुल्हाड़ी थी। मुझे लगा अब मेरी मौत पक्की है, लेकिन उस आखिरी और भयानक पल में जमीन पर गिरे हुए उस लाल कपड़े से अचानक तेज लाल रोशनी निकलने लगी। वो काले बाल बिना आग के ही जल उठे और नीला धुआं बनकर सीधे आसमान की तरफ उड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे उस पल के लिए वक्त ही थम गया हो। हवा में छलांग लगाती हुई वो चुड़ैल मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और उसने दर्द से तड़पते हुए एक भयानक चीख मारी। लोमड़ी खानदान की पवित्र आग, जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। वो काले धुएं में बदली और अपनी जान बचाकर वापस कब्र के अंदर घुस गई। और वो खूंखार और जानलेवा सांप अचानक बेजान सा हो गया। वो छटपटाकर जमीन पर गिरा और डर के मारे अपना सिर मिट्टी में गहराई तक धंसा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, भागने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं बस जोर जोर से हाँफ रहा था। ठंडे पसीने से मेरी पीठ पूरी तरह भीग चुकी थी। अभी जो डरावना मंजर देखा था उससे मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा था। इससे पहले कि मैं उठ पाता, जमीन से एक भयानक और ठंडी हवा का झोंका उठा और फिर एक भारी और लयबद्ध घंटी जैसी आवाज अचानक उस श्मशान घाट में गूंजने लगी। और तभी आसमान से सफेद कागज के टुकड़े उड़ने लगे, जैसे भारी बर्फबारी हो रही हो। उस घने और अंधेरे जंगल के बिल्कुल अंत में अचानक से दो पीली सफेद लालटेनें हवा में जल उठी और हिलती डुलती मेरी तरफ ही उड़कर आने लगीं। जैसे जैसे लालटेनें पास आईं, रात की उस धुंध को चीरती हुई एक बिल्कुल सफेद पालकी नजर आने लगी। इसे देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। जरूर अभी जो नीला धुआं उठा था उसी की वजह से हु परिवार के लोग मुझे बचाने आ गए हैं। मैं जल्दी से उस पालकी की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पालकी के दूसरी तरफ के अंधेरे से एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी। तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ और पालकी में बैठ जाओ, ये बुढ़िया तुम्हें घर छोड़ देगी। वो खौफनाक आवाज हवा के साथ सीधे मेरे कानों को चीरती हुई अंदर गई। अरे नहीं, ये तो वही पागल बुढ़िया थी। वो बोलते बोलते आगे बढ़ रही थी, एक कदम मेरी तरफ। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और अपने हाथों में उस चमकते हुए लाल कपड़े को कसकर पकड़े हुए था। मैं एक कब्र के पत्थर के पीछे छिप गया। हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। शायद उसे अभी जो बाल जले थे उसकी महक आ गई थी। वो उसी बदबू का पीछा करते हुए धीरे धीरे पास आ रही थी और आखिर में काले जूते पहने हुए उसके वो छोटे छोटे पैर ठीक उसी कब्र के पास आकर रुक गए जहाँ मैं छिपा था।
छिप रहे हो, देखती हूँ तुम कहाँ तक छिपते हो। वो पागल बुढ़िया धीरे धीरे मेरे बिल्कुल करीब आ गई, जोर जोर से सूंघते हुए वो मेरे और पास आ रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उस बुढ़िया ने गुस्से में एक अजीब सी आवाज निकाली, मुड़ी और वहाँ से चली गई। जब वो पूरी तरह से मेरी नजरों से ओझल हो गई, तब जाकर मैंने राहत की गहरी सांस ली। मुझे गांव के मुखिया दादाजी की बात याद आई और मैं उस जंगल के भूरे और सफेद रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैंने उस सबसे मोटे पेड़ को ढूंढ निकाला जिसके बारे में दादाजी ने बताया था, और उस पेड़ के पीछे मुझे एक पत्थर मिला जिस पर हु परिवार के पूर्वजों का नाम खुदा हुआ था। मैं उस पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठ गया, दोनों हाथों में उस लाल कपड़े को उठाया और अपना सिर जमीन पर 3 बार पटका, और अगले ही पल अचानक वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे और मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। तभी मेरे पीछे से अचानक एक औरत की आवाज आई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आ गए तुम, मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से उठा और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम डुओ अर है, मैं हूँ परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और खास तुम्हें ही लेने आई हूँ। अब तो हम एक ही परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं, तो इतना शर्माने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से उसे शुक्रिया कहा, लेकिन उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे अरे, ये सब फॉर्मेलिटी हमारी राजकुमारी लिंग अर के लिए बचा कर रखो। उसी ने जिद करके मुझे तुम्हें लेने भेजा है, वरना मुझे तो बड़ा आलस आ रहा था। उसने एक हल्की सी बेबस मुस्कान के साथ कहा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया, ये लिंग अर कौन है? लिंग अर वही तुम्हारी छोटी लोमड़ी है बाबा, हमारे परिवार की दूसरी बेटी और सबसे ज्यादा प्यारी भी। सुहागरात के दिन तुम उसे देख लेना। क्या मतलब सच में मेरी शादी उस छोटी लोमड़ी से हो रही है? सुहागरात का शब्द सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं, और फिर जब उसने देखा कि मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया है, तो वो और भी ज्यादा मजे लेते हुए बोली, हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। देखो तो कितनी बेताबी छाई है तुम पर। हाँ, चिंता मत करो, 6 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाली राजकुमारी लिंग अर इतनी खूबसूरत है कि हजारों लड़के उस पर मरते हैं। ये सुनते ही मैं शर्म से और लाल हो गया और मेरे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उसके बाद हम दोनों चुपचाप चलते रहे। काफी देर तक यूं ही चलने के बाद अचानक मैंने देखा कि सामने एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जो रोशनियों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर नौकर खड़े हुए थे। मैं उसके पीछे पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर अचानक सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की से झांक कर मुझे ही देख रहा है। मैंने सिर उठाकर ऊपर देखा तो धुंधलेपन में मुझे दिखाई दिया कि वो कोई लाल कपड़े पहने हुए, मुकुट पहने हुए एक लड़की खिड़की से छुपकर मुझे देख रही थी। लेकिन जब उसे लगा कि मैंने उसे देख लिया है, तो वो बहुत शर्मा गई। उसने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपना चेहरा छिपा लिया, जानबूझकर मुझे अपना चेहरा नहीं देखने दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्या यही वो छोटी लोमड़ी है? मैंने अपनी उत्सुकता को दबाया और बस डुओ के पीछे पीछे आगे वाले कमरे की तरफ चल दिया। अंदर कदम रखते ही मैंने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मैं तो एकदम चौंक गया। इस बूढ़ी दादी को तो मैंने पहले भी देखा है। क्या ये वही दादी नहीं है जो उस दिन अपनी पोती को ढूंढते हुए मेरे घर आई थी? डुओ ने दादी की ओर इशारा करते हुए मुझे बताया, ये हमारी मालकिन है। ये सुनकर मैंने भी जल्दी से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन दादी ने अचानक मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि उनकी मुस्कान बहुत ही प्यारी और दयालु थी, लेकिन मुझे उसमें प्यार से ज्यादा एक गजब का रौब महसूस हुआ। उसके बाद डुओ ने मुझे वहाँ बैठे बाकी लोगों से भी मिलवाया। जब हम बैठ गए तब हु खानदान की दादी ने कहा, डुओ अर बाहर जाओ और दरवाजे पर नजर रखो। लियू खानदान के लोगों पर कड़ी नजर रखना। उनका यहाँ कोई काम नहीं है, उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर मत आने देना। दावत की सारी तैयारी हो चुकी है, आप सब लोग जाकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। जब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही रह गए तो दादी के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। जब तक शादी की रस्में पूरी नहीं हो जाती, वो कभी भी हमला करके सब कुछ बिगाड़ सकता है। तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई है, इसलिए हम भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हमारा हो खानदान अपने उसूल नहीं तोड़ सकता। फेरे होने से पहले की सारी मुसीबतें तुम्हें खुद ही झेलनी होंगी। तुम समझ गए ना?
डर के मारे मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। जी जी, मैं समझ गया। अपने दादाजी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनकर हूँ दादी का शरीर हल्का सा कांप उठा। उन्होंने तारीफ करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, हम बहुत अच्छे, हमारे हूँ खानदान का दामाद बनने वाला लड़का वाकई में कोई आम इंसान नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दादी ने लोगों को बुलाकर मुझे दूल्हे की टोपी पहनाई और लाल जोड़ा पहना दिया। बाहर निकलते ही मैं एक लाल रंग की डोली में बैठ गया। डोली जैसे ही गली में थोड़ी दूर आगे बढ़ी, मुझे अचानक बाहर से एक अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई दी, क्या तुम लोग शादी का जश्न मना रहे हो? और डोली तुरंत रुक गई। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और आगे की तरफ देखा। डोली के बाहर डुओ गुस्से से चिल्ला रही थी, इतनी हिम्मत, हूँ खानदान के इलाके में आकर तमाशा करता है। तभी अचानक पता नहीं कहां से एक लाल रंग का सांप रेंगता हुआ आया और सर से डोली के अंदर घुस गया। उसने सीधा मेरी कलाई पर काट लिया। दर्द के मारे मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और उसके बाद मेरे होश धीरे धीरे उड़ने लगे। आधी बेहोशी की हालत में हूँ खानदान के नौकरों ने मुझे किसी तरह हॉल के अंदर पहुंचाया, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। पूरा कमरा लाल रंग की शादी की सजावटों से जगमगा रहा था। अंदर बिस्तर पर एक दुल्हन भी बैठी थी जिसने लाल रंग का घूंघट ओढ़ रखा था। अच्छा, तो ये शादी का कमरा है। मुझे अचानक उस सांप के काटने की याद आई। मैंने जल्दी से अपनी आस्तीन हटाकर देखा। मेरी कलाई पर दांतों के 2 हल्के से निशान मौजूद थे और किसी ने उस पर पहले ही दवा लगा दी थी। तभी मेरे दिमाग में अचानक गांव के मुखिया दादाजी का ख्याल आया। मैं तो यहाँ शादी कर रहा हूँ, पता नहीं गांव से सांपों का वो झुंड वापस गया भी या नहीं। मैं घबराहट में तुरंत बिस्तर से उतरा और बाहर की तरफ भागने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बिस्तर पर बैठी दुल्हन ने अचानक अपनी आवाज दी। मैं अपने मुखिया दादाजी के पास जा रहा हूँ, पता नहीं गांव में अभी क्या हालात होंगे। यह कहते ही मैंने झटके से दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि बाहर डुओ पहरा दे रही थी। उसने मुझे एकदम से रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुमने आज इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो हमारी लिंग का क्या होगा? यह कहकर उसने मुझे सीधा कमरे के अंदर धकेल दिया और जाते जाते दरवाजे पर ताला भी लगा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे में बैठी दुल्हन भी बोल पड़ी, अगर तुमने आज रात यहाँ से जाने की जुर्रत की तो मैं बहुत रोऊंगी, बता रही हूँ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मुझे पहले उसे शांत करना पड़ा। मैं तो बस मुखिया दादाजी को देखने जा रहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने कहा कि मैं इस हूँ परिवार के घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं दरवाजे के पास गया और उसे जोर से खींचने लगा, लेकिन वो बाहर से बंद था, वो खुल ही नहीं रहा था। मारे घबराहट के मेरा दिमाग सुन पड़ रहा था। तभी वो फिर बोली, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने का एक रास्ता है। मैं हैरान रह गया, क्या सच में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है? लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया और धीमे स्वर में बोली, नहीं, अभी घूंघट कहाँ उठा है। मेरी माँ ने कहा है कि मेरा घूंघट तुम्हें ही उठाना होगा और हमें शादी का जाम भी पीना होगा, तभी बात बनेगी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैंने घबराहट में दरवाजे की तरह देखा। मैं और वह तब बर्बाद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं हाथ बढ़ाते हुए बिस्तर के पास गया और उसका लाल घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी उसने मुझे रोक दिया और थोड़े नखरे दिखाते हुए बोली, अरे तुम हाथ से नहीं उठा सकते, तुम्हें उस छाड़ी का इस्तेमाल करना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। इस लड़की के भी अलग ही नाटक हैं। आखिर हार मानकर मैं मेड के पास गया और वो छड़ी उठा ली और उसी वक्त उसने अपने गोरे हाथों से अपने कपटों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे भी ज्यादा नर्वस हो, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो तैयार है या नहीं। मैंने झटके से उसका घूंघट उठा दिया और जैसे ही वो लाल घूंघट हटा, मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसका मुकुट और वो गहने, वो बर्फ जैसी सफेद छुलियां और उसका वो प्यारा सा खिला चेहरा। वो अपने लाल होंठों को दबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखों से मुझे बड़ी शर्माहट के साथ देख रही थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि एक पल के लिए तो मैं अपनी सारी मुसीबतें ही भूल गया। मैं बस उसे निहारे जा रहा था। मेरी पलकें झपकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। वो कहावत बिल्कुल सच है, लोमड़ी की आत्माएं हमेशा हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। मुझे इस तरह टकटकी लगाए देखते हुए वो और भी ज्यादा शर्मा गई। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? उसकी इस एक बात ने मुझे मेरे जयालों की दुनिया से बाहर खींच लिया। मुझे तुरंत असली बात याद आ गई। मुखिया जी और गांव वाले मेरी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। क्या अब तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलोगी? बिल्कुल नहीं।
उसने अपने होंठ दबाते हुए कहा, अभी हमने शादी का जाम कहाँ पिया है। मैं समझ गया था कि उसकी बात माने बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने जल्दी से शराब के 2 प्याले उठाए। एक प्याला उसे देते हुए कहा, ये लो, पी लो इसे, और अब अपने वादे से मुकरना मत। उसने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार से अपनी बीवी कहकर बुलाओ। इधर मेरी जान हलक में अटकी थी और वो जानबूझकर नखरे दिखा रही थी। मैंने हार मानते हुए कहा, मेरी प्यारी बीवी, अब जल्दी से इसे पी लो, मुझे सच में बहुत जरूरी काम है। तब जाकर वो संतुष्ट हुई और खुशी से भुनभुनाई। उसने खुद आगे बढ़कर मेरे हाथों में हाथ डाला और हम रस्म पूरी करने के लिए तैयार हो गए। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वो जाम पी लिया। मुझे डर था कि वो कहीं अपनी बात से पलट न जाए, इसलिए पीते ही मैंने उसे जल्दी चलने की जिद की। पर अचानक उसने मुझे रोक लिया और बड़ी सतर्कता से दरवाजे के बाहर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, हम इस दरवाजे से तो बिल्कुल नहीं निकल सकते, लेकिन मुझे एक सूर्या रास्ता पता है, तुम किसी को बताना मत। ये कहकर उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दीवार के पास ले गई। उसने नीचे झुककर दीवार से लकड़ी का एक तख्ता हटाया। अरे, ये तो एक दरवाजा था। वो तुरंत खुल गया। उसने मुझे अपनी उंगली होंठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया और चोरों की तरह पहले अपना सिर बाहर निकालकर झांका और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया और खुशी से चिल्लाई, ला ला ला। मैं आद हो गई। पर हमारी किस्मत इतनी जराब थी कि जैसे ही हम बाहर निकले, हमने देखा कि बूसी मालकिन और डुओ बाहर ही खड़े हमें घूर रहे थे। अरे ओ लड़की, तेरी शादी हो चुकी है, पर तू अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। क्या तुम दोनों का सुहागरात मनाने का काम इतनी जल्दी खत्म हो गया? बूढ़ी मालकिन ने लिंग अर को गुस्से से घूरते हुए कहा। उनकी आवाज में सार डांट झलक रही थी। हु लिंग अर की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने कपड़े का कोना मरोड़ते हुए धीमे स्वर में बहाना बनाया, मैं तो बस इन्हें आंगन में घुमाने ले जा रही थी। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तेरी माँ नहीं जानती? बूढ़ी मालकिन ने अपना चेहरा सत्ता कर लिया और बोली, अगर तूने अब मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं खुद वहीं खड़े होकर तुम दोनों की सुहागरात की बात पूरी करवाऊंगी। लिंग अर बेचारी और कर भी क्या सकती थी। उसने हार मानते हुए सिर हिला दिया। फिर उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ मेरी तरफ देखा, मानो उसे बहुत पछतावा हो रहा हो, और फिर चुपचाप वापस कमरे में चली गई। दादी मुझे हॉल के अंदर ले आईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे घूर कर देखा और गंभीर आवाज में बोली, मुझे पता है तुम्हें अपने मुखिया जी की चिंता हो रही है, बेफिक्र रहो। अब जब तुम परिवार के दामाद बन ही गए हो, तो लियू परिवार अब तुम्हारे गांव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आज रात कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शांति से अपनी सुहागरात मनाओ। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक पीछे मुड़ी और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, हाँ, एक बात और, सुहागरात के वक्त बिल्कुल भी शर्माना मत, लिंगर ना। वो लड़की बड़ी जिद्दी है, अब उसे भी तो पता चलना चाहिए कि पत्नी होना क्या होता है। ये सब सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं बस सिर हिलाकर रह गया। उनके जाने के बाद मैं पलंग के किनारे बैठ गया। मैंने वो छोटी सी पोटली निकाली जो मुखिया दादा ने जाते वक्त जबरदस्ती मेरे सीने से लगा दी थी। पोटली खोली तो उसके अंदर एक पासबुक थी, एक फटी पुरानी सी किताब थी जिस पर कोई नाम नहीं था, और एक मुड़ा तुड़ा सा खत था। वो खत मुखिया दादा ने ही लिखा था। उनकी लिखावट बड़ी कांपती हुई सी थी। मेरे प्यारे पोते, जब तक तू ये खत पढ़ेगा, शायद तेरा दादा इस दुनिया में न रहे। मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, हर काम में अपनी आंखें और कान खुले रखना, किसी पर यूं ही भरोसा मत करना। और दूसरा, इस पासबुक में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, कुछ 20-30 हजार रुपए हैं जो मैंने अपने आखिरी वक्त के लिए जोड़े थे। इसे अपनी कॉलेज की फीस के लिए रख लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अच्छे से जिंदा रहना है। खत पढ़कर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बचाने के लिए मुखिया दादा मौत के मुंह में चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। मैंने किसी तरह अपने आंसू पोंछे। जब सिर उठाया तो देखा कि लिंगर मेज पर सिर रखे किसी गहरी सोच में डूबी है। मेरी लाल आंखें और मेरा ये टूटा हुआ हाल देखकर वो घबराकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा। लेकिन मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मेरा किसी बात का मन कहाँ था। मैं बेसुध सा पलंग पर बैठ गया। वो कुछ भी बोलती रही, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में वो चिढ़कर मुंह फुलाए कुर्सी पर बैठ गई और गुस्से से मुझे घूरने लगी। कुछ बोली नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मैं जैसे ही पलंग पर लेटकर सोने लगा, मेरी आंखें अभी बंद ही हुई थीं कि अचानक वो भड़क गई।
गुस्से से तमतमाती हुई मेरे पास आई और मेरा कान मरोड़कर मुझे पलंग से नीचे खींच लिया। वो मुंह बनाकर चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? आज रात तो तू पलंग पर सोने के बारे में सोचना भी मत, जा जमीन पर सो। और फिर ऐसा मासूम सा चेहरा बना लिया जैसे मैंने ही उस पर कोई जुल्म कर दिया हो। मैं वैसे ही झिल्लाया हुआ जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसका वो उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे लगा कि कहीं वो सच में रोने न लग जाए और फिर हूँ दादी तो मेरी जान ही निकाल लेंगी। इसलिए मैंने उठकर कहा, सॉरी यार, मैं बस कुछ सोच रहा था, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पत्नी कहकर बुलाओ, उसने नखरे दिखाते हुए कहा और वो पलट गई। इधर मेरे दिमाग में पूरे गांव वालों की जान की फिक्र घूम रही थी। मेरा दिल घबरा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बैठकर इस नखरेबाज राजकुमारी को मनाऊं। मैं किसी हवा निकले गुब्बारे की तरह मेज पर गिर पड़ा, अपना सिर दोनों हाथों के बीच छिपा लिया और चुपचाप गूंगा बहरा होने का नाटक करने लगा। तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले। उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। सच में यार। वो गुस्से से लगभग रोने ही वाली थी। फिर मैंने सुना कि वो चिढ़कर जोर से पलंग पर गिर पड़ी। उसने झटके से रजाई खींची और खुद को सिर से पैर तक ढक लिया, पर रजाई के अंदर से भी धीरे धीरे मुझे गालियां देना नहीं भूली। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन एक गहरी सांस ली। खत्म, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। आगे चलकर या तो ये लड़की मुझे तड़पा कर मार डालेगी या फिर मेरी धज्जियां उड़ा देगी। पहाड़ों की रात की हवा बहुत बर्फीली थी। आधी रात बीतते ठंड के मारे मेज पर मेरी नींद टूट गई। मैंने अपने सुन्न पड़ चुके हाथों को रगड़ा और चांद की मध्यम रोशनी में लाल पर्दों वाले उस बड़े से पलंग की तरफ देखा। वो करवट लिए बड़े सुकून से सो रही थी। उसकी सांसें एकदम शांत थीं और उसका लाल घूंघट न जाने लात खाकर कहाँ गिर गया था। उसका वो परी जैसा खूबसूरत सा चेहरा चांद की रोशनी में मोतियों सा चमक रहा था। मैंने अपना थूक गटका और दबे पांव पलंग के पास गया। रजाई के अंदर जरूर बहुत गर्माहट होगी। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। मैं कशमकश में था कि रजाई उठाकर अंदर घुस जाऊं या नहीं, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो तो अभी भी गुस्से में है। अगर वो जग गई न तो ये नखरे वाली राजकुमारी पक्का मेरी खाल उधेड़ देगी। ऊपर से वो किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत है। अगर मैं सच में बिस्तर में घुस गया, मैं एक सीधा सादा लड़का हूँ जिसने कभी प्यार भी नहीं किया। अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया और कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा? मुझे तो यही नहीं पता कि मैं उस पागल बुढ़िया के हाथों जिंदा बचूंगा भी या नहीं। तो मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? मैंने गहरी सांस ली और बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं चुपचाप वहीं जमीन पर बैठ गया और बिस्तर के किनारे से पीठ टिका ली। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके शरीर से लगातार एक अजीब सी गर्माहट निकल रही है। उसके जितने करीब था उतना ही अच्छा लग रहा था और इसी गर्माहट में न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख दोबारा खुली तो कमरे में धूप आ चुकी थी। अगले दिन की दोपहर हो चुकी थी। नींद में ही मुझे लगा जैसे मेरी छाती पर कुछ भारी भारी सा रखा है, कुछ बहुत ही नरम सा, और उसमें से वही जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। मैंने झटके से आंखें खोली और नीचे देखा। लिंगर न जाने कब बिस्तर से नीचे आ गई थी। वो खुद को सिकोड़े किसी छोटी सी लोमड़ी की तरह मेरी छाती से चिपकी हुई थी और गहरी नींद में सो रही थी। उसके इस मासूम और बेफिक्र चेहरे को देखकर मेरे दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। मेरे दिमाग में अचानक एक पुरानी याद ताजा हो गई। 6 साल पहले वो घायल छोटी लोमड़ी भी बिल्कुल ऐसे ही हर रात चुपचाप मेरे पेट पर लेटकर सो जाया करती थी। मैं कुछ पल के लिए बस उसे ही देखता रह गया, फिर घबराहट में थूक निकला। अचानक मुझे गांव के मुखिया दादाजी और बाकी लोगों की याद आ गई। मैं झटके से उठा, जिससे हु लिंगर की नींद टूट गई। वो अपनी आंखें मलते हुए गुस्से से मुझसे बोली, बुरे पति, माँ ने कहा है कि जब तुम उठ जाओ तो उनसे मिलने जाना। ये सुनते ही मेरे पसीने छूट गए। कहीं कल रात लिंगर को गुस्सा दिलाने वाली बात उन्हें पता तो नहीं चल गई। फिर मैं डरते कांपते हुए बड़े हॉल में पहुंचा तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। सबसे जान पहचान होने के बाद मुझे पता चला कि वो सब हु लिंगर के चाचा लोग हैं। वो सब मुझे देखकर बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने लिंगर को बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। उसका गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सब्र से काम लूं। इसके बाद उन्होंने मेरे सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मैं हूँ लिंगर को कभी मारूंगा या डांटूंगा नहीं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दूसरी शर्त, मैं बाहर किसी और औरत से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। तीसरी शर्त, मैं जानबूझकर उसे कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जब सब लोग चले गए तो बूढ़ी मालकिन ने मुझे अकेले रुकने को कहा और चाय की एक चुस्की लेकर शांत आवाज में बोली, यू परिवार की वो पागल बुढ़िया मेरे पहाड़ के दरवाजे पर पूरी रात पहरा देती रही और सुबह होने पर ही गई है। तुम लिंगर को लेकर पहाड़ के नीचे जाओ और देखो
अगर तुम्हारे गांव का मुखिया जिंदा है तो अपना सामान बांधो और तुरंत शहर निकल जाओ। उस मुसीबत में दोबारा मत फांसना और दुनियादारी के इस झमेले को हमेशा के लिए खत्म कर दो। मालकिन की ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो पागल बुढ़िया सुबह होने पर गई थी, इसका मतलब है कि शायद मेरे गांव वाले बच गए होंगे। विदा लेने के बाद हु परिवार के नौकर एक छोटे रास्ते से हु लिंगर का दहेज लेकर पहले ही मेरे घर की ओर निकल गए। उसके बाद हम दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते भर मैं पागलों की तरह सिर्फ मुखिया दादाजी की सलामती के बारे में ही सोच रहा था। मैं सिर झुकाए बहुत तेजी से चल रहा था और पीछे से लिंगर बार बार चिल्ला रही थी, अरे रुको तो। वो जिद कर रही थी कि मैं उसका हाथ पकड़कर चलूं, लेकिन मेरा मन उसके इन नखरों में बिल्कुल नहीं था। मैं बस किसी भी तरह जल्दी से गांव पहुंचकर सब देखना चाहता था, पर मुझे क्या पता था। पहाड़ से नीचे उतरते ही सामने के जंगल में अचानक एक घना सफेद कोहरा छाने लगा और तभी कोहरे के बीच से छड़ी के सहारे चलती हुई एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। मेरी तो जैसे सांस ही रुक गई। ये तो लियू परिवार की वही पागल बुढ़िया थी। मैं डर के मारे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी हु लिंगर पीछे से आ गई। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके बड़े प्यार से बोली, मुझे पता था तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। मैं कोहरे से बाहर आती उस चुड़ैल को देखकर घबरा रहा था। मैंने घबराहट में लिंगर को थपथपाया, अरे थोड़ी तो गंभीरता दिखाओ, सामने दुश्मन खड़ी है। मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें परेशान करे। उसने तो अपनी आंखें तक नहीं खोली, वह बस मेरा हाथ पकड़कर उसे झूला झूलाती रही। वो पागल बुढ़िया अपनी झुकी हुई कमर के साथ बड़ी खूंखार नजरों से मुझे घूर रही थी। फिर उसने हु लिंगर की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान आ गई। बीवी मिल गई, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि हु परिवार की बहू बनने के बाद मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? लिंग अर ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया और खून की तेज महक मेरे चेहरे पर लगी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, फिर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड से मेरी आंख खुली। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, अपने भारी सिर को मला और अगले ही पल मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने देखा कि जो लिंग और अभी कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक थी, वो अब थोड़ी दूर घास में बेहोश पड़ी थी। मैं भागकर उसके पास गया और उसे उठाया। सबसे अजीब बात तो उसके शरीर का तापमान था। लिंग मैंने उसके गाल थपथपाए। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर एक पतली लाइन बन चुकी थी। बहुत गर्मी लग रही है। वो बेहोशी की हालत में तड़प रही थी और मेरे कॉलर को कसकर पकड़ लिया। वो किसी सांप की तरह मेरे सीने से चिपकने लगी। उसके तपते हुए गाल मेरी गर्दन से रगड़ खा रहे थे। उसकी सांसें बहुत तेज और गर्म थीं। मैंने जल्दी से उसके कांपते हाथों को पकड़ा। मुझे चाहिए, मुझे दे दो। उसने अपना मुंह खोला और मेरी गर्दन पर काटने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मेरी जान खींचना चाहती हो। मैंने पूरी ताकत से उसका सिर पीछे किया और पूछा कि ये सब क्या है? उस बुढ़िया को तो मैंने भगा दिया है, लेकिन मुझे शायद काम सर्प का जहर चढ़ गया है। लिंग को थोड़ा सा होश आया था। वो दर्द से दांत पीसते हुए सिकुड़ गई। काम सर्प का जहर। मुझे याद आया, मैंने गांव के बुजुर्गों से इस जहर के बारे में सुना था। जो भी जंगली आत्मा इस जहर का शिकार होती है, वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। अगर सही समय पर जहर नहीं निकाला गया तो 3 दिन के अंदर उसकी नसें फट जाएंगी और वो मर जाएगी। मेरे पति, तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मैं पूरी तरह अपना आपा खो दूं। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूं। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस चारों तरफ देखा। मेरे दिल में डर बैठ गया था। यहाँ आस पास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। हु परिवार के घर। मुझे याद आया कि दादाजी ने एक बार मुझे बताया था, पास के शहर की पुरानी सड़क पर जीवदाव मसाज नाम की एक दुकान है। अगर कभी किसी ऐसी बुरी बला से पाला पड़े जिसका कोई इलाज न हो, तो वहाँ जाकर अपनी किस्मत आमा लेना। हालांकि सुनने में यह किसी उल्टे सीधे मसाज पार्लर जैसा लगता है, लेकिन अभी इस पर दांव लगाने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने जमीन पर पड़ी लिंग की तरफ देखा। उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसे बहुत तय गर्मी और बेचैनी हो रही थी, बिल्कुल किसी तय बुखार की तरह। मैंने और देर करने की हिम्मत नहीं की और उसके तपते हुए शरीर को अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। जंगल से बाहर निकलकर मैं सड़क पर आया और एक बस को हाथ देकर रोका। बस में काफी लोग थे और मैं एक बेहद खूबसूरत लेकिन बिखरे कपड़ों वाली लड़की को अपनी पीठ पर लादे बस में चढ़ गया। तुरंत ही पूरी बस की नजरें हम पर टिक गईं। मैं अपना सिर झुकाए हिम्मत करके सबसे पीछे वाली सीट के एक कोने में जाकर बैठ गया। बस के चलते ही तेज झटके लगने लगे और मेरी बाहों में लिपटी लिंग की बेचैनी और भी बढ़ने लगी।
वो बहुत तकलीफ में लग रही थी और उसके गले से दर्द को दबाने की धीमी धीमी सिसकियां निकल रही थी, बिल्कुल किसी घायल लोंगी की तरह। उसके हाथ बेकाबू होकर इधर उधर चल रहे थे। आगे की सीट पर बैठे कुछ यात्रियों ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूरने लगे। मैंने उन्हें आपस में फुसफुसाते हुए भी सुना। आजकल के नौजवान भी ना, सबके सामने ये सब करते हुए इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। शर्म के मारे मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैं बस लिंग अर को अपनी बाहों में कसकर जकसे रहा। क्लिच, शांत हो जाओ। तभी उसने अपना मुंह खोला और मेरी हथेली पर जोर से काट लिया। उसके नुकीले दांत मेरी चमड़ी को चीरते हुए अंदर धंस गए। जैसे ही खून उसके मुंह में गया, ऐसा लगा मानो उसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। उसके गले से खून गटकने की गट गट आवाजें आने लगी और उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। मैंने दर्द बर्दाश्त किया, न तो अपनी पकड़ ढीली की और न ही मेरे मुंह से कोई चीख निकली। शुक्र है कि खून पीते ही वो शांत हो गई। यह पूरा सफर किसी श्मशान घाट में रात बिताने से भी ज्यादा खौफनाक था। आखिरकार बस शहर के अंदर पहुंच गई। मैं अपनी जान बचाकर भागने वाले की तरह लिंग अर को पीठ पर लादे बस से नीचे भाग खड़ा हुआ। यह शहर का मुख्य बाहर था। सड़क पर गाड़ियों और लोगों की भारी भीड़ थी। हर तरफ स्कूल से घर लौटते बच्चे नजर आ रहे थे। उन सबने अपनी पीठ पर स्कूल बैग टांग रखे थे और मैं अपनी पीठ पर शादी के जोड़े में लिपटी एक औरत को उठाए हुए था। मैं इस पूरी भीड़ में बिल्कुल अजीब लग रहा था। मैंने अपना सिर नीचे किया, कदमों की रफ्तार बढ़ाई और एक अंधेरी सी गली में घुस गया। फिर मैं एक बेहद खस्ताहाल दुकान के सामने जाकर रुक गया। उसके बोर्ड पर लगी रंग बिरंगी लाइट आधी खराब हो चुकी थी। बोर्ड पर लिखे जीव दाऊ हड्डी और मसाज केंद्र में से अब बस जीव मसाज ही दिखाई दे रहा था। असली मसाज और हर दर्द का इलाज जैसे शब्द अभी भी टिमटिमा रहे थे। असली मसाज, हड्डी बिठाने की फिजियोथेरेपी, दरवाजे पर तरह तरह के असाध्य रोगों के इलाज वाले अजीबोगरीब विज्ञापन, शीशे के दरवाजे पर असली मालिश का बोर्ड। ये किसी भी एंगल से कोई शरीफ जगह नहीं लग रही थी। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने काले चश्मे पहन रखे थे, रिक्लाइनर कुर्सी पर लेटा हुआ था और अपने हाथों में 2 अखरोट घुमा रहा था। उसके बगल में एक सफेद छड़ी और एक मैगजीन रखी थी। नॉर्मल मालिश 100 रुपए, एक्स्ट्रा टाइम के 50। और दूसरी वाली, बाहर निकलकर बाएं मुड़ जाओ, आदमी ने बिना सिर उठाए ही कहा। मैंने कोई बकवास नहीं की। अपनी पीठ पर लदी बेहोश लिंगर को सीधा मालिश वाले बेड पर लेटा दिया। मैंने उसे ओढ़ाया हुआ कोट हटा दिया। इलाज करना है, ये शब्द सुनते ही आदमी अचानक से खड़ा हो गया। इस वक्त तक लिंगर की हालत बिल्कुल अमानवीय हो चुकी थी। वो मुंह फाड़कर हवा में बुरी तरह दांत मार रही थी। आदमी के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। नागिन का वासना विष, तुम लोगों ने इस बला को कैसे मोल ले लिया। वो बेड के पास गया और लिंगर की कलाई पर उंगलियां रखकर उसकी नब्ज टटोली। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। जहर हड्डियों तक पहुंच चुका है। ये बस जानवर बनने ही वाली है। लड़के, मेरी मान तो इसे अभी बाहर फेंक दे। आधे घंटे के अंदर अंदर ये एक जंगली लोमड़ी बनकर पहाड़ों में भाग जाएगी। इसी में तेरी जान की भलाई है, वरना आज रात ये तेरा सारा खून चूसकर तुझे सूखी लाश बना देगी। मैंने दर्द से तड़पती लिंगर की तरफ देखा। वो अभी भी बेहोशी में मुझे पतिदेव पुकार रही थी। मेरा दिल भर आया। मैंने अपनी जेब से पासबुक निकाली और जोर से उसके हाथ पर मारते हुए कहा, इसमें 30,000 रुपए हैं, देख लो इतना काफी है या नहीं। आदमी ने पासबुक देखी, फिर मुझे देखा और गहरी सांस ली। पैसे तो काफी हैं, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। ये जहरल्यू परिवार की एक घटिया चाल है। किसी भी दवा या एक्यूपंक्चर से ये ठीक नहीं हो सकता। जिसने गांठ बांधी है वही इसे खोल सकता है। इसका इकलौता इलाज सिर्फ तुम हो। मैंने उलझन भरे चेहरे से उस उस्ताद की तरफ देखा। ये जहर सीधे दिल पर वार करता है। ये उसके अंदर की वासना को 100 गुना बढ़ा देगा। अभी उसकी आंखों में सिर्फ उसका प्यार बसा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और आदमी इसे छूने की कोशिश भी करता तो ये उसे अपना दुश्मन समझ बैठती और उसे जिंदा चीरकर रख देती। आदमी ने लिंगर की तरफ इशारा किया। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, सिर्फ तुम्हें देखकर ही इसका अवचेतन मन शांत हो सकता है, पर थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस लेगी और तुम एक सूखी लाश बन जाओगे। मैं सुन रह गया। दर्द से तड़पती लिंगर को देखकर मैंने दांत भींचे और हाँ में सिर हिला दिया। आदमी पलटा और उसने काउंटर के नीचे से लाल कपड़े की एक पोटली निकाली। उसने वो पोटली मेरे हाथों में थमा दी। इसमें ड्रैगन और फीनिक्स वाली एक जोड़ी शादी की मोमबत्तियां हैं। तुम अभी के अभी इसे किसी शांत जगह पर ले जाओ। मोमबत्तियां जलाकर तुम इसका जहर उतारना शुरू कर सकते हो, लेकिन याद रहे मोमबत्तियां बुझने से पहले इसका पूरा जहर उतर जाना चाहिए, वरना इसका बहुत भयानक उल्टा असर होगा।
इतना कहकर आदमी ने बहुत पुरानी रखी हुई एक बोतल निकाली जिसमें रीलदार शराब थी और मुझे पकड़ा दी। एक और बहुत बड़ी मुसीबत है। एक बार जहर उतारना शुरू हुआ तो आसमान और जमीन में अजीबोगरीब हलचल पैदा होगी। 10 मील के दायरे में मौजूद सारे भूत, पिशाच और राक्षस इसे महसूस कर लेंगे। खासकर वो नागिन जिसने ये जहर दिया है, वो ये मौका कभी हाथ से नहीं जाने देगी। शराब की ये बोतल शायद उस नागिन को कुछ देर के लिए रोक सके। मैंने अपने हाथों में रखी चीजों को देखा और फिर बेड पर तड़पती हुई लिंगर को। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद लिंगर को पीठ पर लादा और दुकान से निकल गया। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और लिंगर को लेकर बगल वाले एक छोटे से होटल में घुस गया। मैंने सबसे अंदर वाला एक बड़ा कमरा बुक किया। कमरे में घुसते ही मैंने लिंगर को बेड पर लेटा दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर बेतहाशा दर्द झलक रहा था। मैंने कोई देरी नहीं की और उस आदमी के कहे अनुसार सबसे पहले उस शराब को दरवाजे और खिड़कियों के किनारों पर छिड़क दिया। फिर मैंने वो शादी वाली मोमबत्तियां निकाली और उन्हें जलाकर बेड के सिरहाने रख दिया। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। उसकी पीली रोशनी जब लिंगर पर पड़ी तो दर्द से तड़पता उसका चेहरा थोड़ा शांत सा लगने लगा। शादी की इन मोमबत्तियों को देखकर मेरे दिल में न जाने कैसी कैसी भावनाएं उमड़ रही थीं। कल रात हमारी शादी अधूरी रह गई थी। किसने सोचा था कि जान बचाकर भागते हुए हमें इसे ऐसे पूरा करना पड़ेगा। मैं घबराते हुए धीरे से लिंगर के पास गया और उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। मैं उसे बस देखता ही रह गया। मैंने जैसे ही उसका पसीना पोंछना चाहा, अगले ही पल लिंगर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक तेज लाल चमक थी। उसने अचानक मुझे पकड़ा और जोर से बिस्तर पर गिरा दिया और मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। तभी खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में जोर से बिजली कड़की। तेज तूफान आ गया था। हवाएं खिड़की के शीशों से टकराकर खौफनाक आवाजें कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगर पूरी तरह से एक खूंखार जानवर में बदलने ही वाली है। वो बहुत ही आक्रामक और बेकाबू हो रही थी। उसने कई बार मुझे काटना चाहा, लेकिन अचानक रुक गई, मानो वो अपने अंदर बची आखिरी समझदारी से अपनी उस जानवर जैसी वृत्ति को काबू करने की कोशिश कर रही हो। मेरा पहला ख्याल उसे रोकने का था, लेकिन मुझे डर था कि अगर उसका जहर नहीं उतरा तो वो हमेशा के लिए हैवान बन जाएगी। अचानक कमरे में वही जानी पहचानी सफेद धुंध छाने लगी और फिर अचानक से शादी की मोमबत्तियां बुझ गईं। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। थक थक थक। बाहर गलियारे से एक बहुत ही मनहूस आवाज गूंजी। आज तुम दोनों की मौत पक्की है। ये तो वही पागल बुढ़िया थी। मुझे पता था वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। बाहर की आवाज सुनकर लिंगर को शायद थोड़ा होश आ गया था। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। मैंने फौरन उसे कसकर पकड़ लिया और पलटकर उसे बिस्तर पर दबा लिया। मैंने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। अगले ही पल एक जोरदार धक्के से दरवाजे का ताला टूट गया और वो पागल बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पीछे अनगिनत जहरीले सांप फुफकार रहे थे। उसकी वो खौफनाक और धुंधली आंखें सीधा बिस्तर पर लेटे मुझे घूर रही थीं। मैंने अपने नीचे तड़पती हुई अपनी पत्नी को देखा और फिर उन शादी की मोमबत्तियों को, जिन्हें वक्त से पहले ही बुझा दिया गया था। मेरे अंदर एक ऐसी खूंखार हिम्मत जाग उठी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने झट से सिरहाने रखी आधी बोतल गंधक की शराब उठाई और पूरी ताकत से उस पागल बुढ़िया के मुंह पर दे मारी। बोतल चकनाचूर हो गई। वो गंधक वाली शराब उस बुढ़िया के ऊपर फैल गई। वो दर्द से चीख उठी और वो सारे सांप ऐसे तड़पने लगे जैसे उन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। सांप पागलों की तरह छटपटा रहे थे, लेकिन वो बुढ़िया तो पूरी तरह सनक चुकी थी। उसे अपने घावों की कोई परवाह नहीं थी। वो सीधे मेरी तरफ झपटी और अपनी छड़ी उठाकर मेरे सिर पर जोर से मारने ही वाली थी कि उसे हाथ मत लगाना। एकदम आखिरी पल में न जाने कब लिंगर खड़ी हो गई। उसके ठीक पीछे एक विशाल लोमड़ी की परछाई उभर आई थी। उसके पूरे शरीर से एक जादुई रोशनी फूट रही थी। उसकी एक ही तेज दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा और खिड़कियों के सारे शीशे चकनाचूर हो गए। लिंगर के पीछे की वो लोमड़ी की परछाई अचानक से और बड़ी हो गई। उसमें इतनी दहशत थी कि मानो तबाही मचने वाली हो। वो सीधे उस पागल बुढ़िया पर झपट पड़ी। बुढ़िया के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गईं। इससे पहले कि वो पीछे हट पाती, उस लोमड़ी की परछाई ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। उसकी चीख बाहर हो रही तेज बारिश और तूफान के शोर में कहीं दब गई। याद रखना, मैं मर कर भी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर एक अनदेखी ताकत से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में फिर से शांति छा गई। हमारी शादी की मोमबत्तियां फिर से जल उठीं। लिंगर के शरीर की वो जादुई रोशनी अब गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रग रग से ताकत निचोड़ ली गई हो। वो बेजान सी होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की वो लाल चमक अब जा चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी मदहोशी ने ले ली थी।
मुझे अपनी पत्नी कहकर बुलाओ ना, उसने बहुत ही धीमी और प्यारी आवाज में कहा। उसकी वो आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लगता था कि उसका जहर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है, लेकिन हमारी शादी की मोमबत्तियां भी अब आधी से कम ही बची थीं। मैंने अपने सामने उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखा। मैंने और देर नहीं की और हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास वाली लाइट बंद कर दी। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो वो तीसरे दिन की सुबह थी। खिड़की के पर्दों से छनकर धूप सीधे बिस्तर पर आ रही थी। मैंने अपने दर्द करते हाथों को हिलाया तो देखा कि मेरी बाहों में कोई नहीं था। मैं बुरी तरह घबरा गया और झटके से उठ गए। लिंगर खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में वही पुरानी सी किताब थी और वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुझे ही देख रही थी। उसने अब एक बहुत ही सिंपल सी मॉडर्न ड्रेस पहन ली थी। उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। वो बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली किसी आम लड़की जैसी लग रही थी। अब उसमें किसी चुड़ैल या हैवान जैसी कोई बात नहीं थी। तुम्हारा जहर उतर गया। वह खुशी से उछलती हुई मेरे पास आई और मेरे गाल पर एक जोरदार चुम्मा ले लिया। और सच कहूँ तो यह मुसीबत भी हमारे लिए एक वरदान बन गई। मेरी शक्तियाँ पहले से काफी बढ़ गई हैं। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वह पागल बुढ़िया कहाँ गई। वह पागल बुढ़िया, कल मेरी शक्तियों के पलटवार से वो बुरी तरह घायल हो गई थी। पक्का अपनी चोटों का इलाज कराने भाग गई होगी। तुम फिक्र मत करो, बस मुझे वापस जाकर दादी से शिकायत करने दो, फिर हम इस लियू परिवार से अच्छे से हिसाब चुकता करेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मेरे मन का सारा डर खत्म हो गया और मुझे सुकून मिला। मैंने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उसके शरीर की गर्माहट महसूस करके मुझे यकीन हो गया कि हम सच में जिंदा बच गए हैं। थोड़ा बहुत सामान समेटने के बाद हम गांव लौट आए। गांव के मोड़ पर पहुंचते ही हमने देखा कि गांव के मुखिया यानी हमारे दादाजी अपनी लाठी के सहारे खड़े हैं और गांव के दरवाजे पर टकटकी लगाए किसी का इंतजार कर रहे हैं। हमें सही सलामत वापस लौटा देखकर मारे खुशी के उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू छलक पड़े। असल में उस दिन जब वह पागल बुढ़िया बुरी तरह जख्मी हुई और वहां से भाग निकली तो गांव को घेरने वाले सारे सांप भी अपने आप तितर बितर हो गए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि गांव के जिन लोगों को सांपों ने थोड़ा बहुत डांसा था वो सब भी रातों रात बिल्कुल ठीक हो गए। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लिंग की तरफ देखते हुए बहुत गहरी बात कही। हमारे चेन परिवार के पूर्वजों पर हु परिवार का एक बहुत बड़ा एहसान था। अब जब मेरे बड़े पोते ने उनके परिवार में दामाद के रूप में कदम रखा है तो समझो कि हमने सैकड़ों साल पुराना वो कर्ज चुका दिया। ये कहते हुए दादाजी ने मेरा और लिंग का हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर जोर से पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, मेरे बच्चे, पहले मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि तेरी किस्मत खराब है और तू जिंदगी भर अकेला ही रह जाएगा, लेकिन अब सब ठीक है। अब लिंग तेरे साथ है। अब अगर कल को मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद भी हो जाएं, तो मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूंगा। मैंने लिंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं उसकी हथेलियों की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था। लिंग ने भी अपनी सारी शरारतें छोड़ दी थीं। उसने वापस मेरा हाथ थामा, बड़े प्यार से मेरे कंधे पर अपना सिर रखा और मेरे कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें परेशान कर सके। मैंने अपना सिर घुमाकर उसे देखा और मेरी नजरें उसकी उन चमकती हुई खूबसूरत आंखों से जा मिलीं। चांदनी रात में मुझे लगा जैसे मैं 6 साल पहले वाली उस बर्फ सी सफेद छोटी सी लोमड़ी को फिर से देख रहा हूँ, जो मेरी गोद में सिर रखकर सो रही थी और जिसने बड़ी शांति से मुझे बड़ा होते हुए देखा था। पहाड़ों की ठंडी हवा चली और अपने साथ कुछ सूखे पत्तों को उड़ा ले गई। मैं बस मुस्कुराया और उसका हाथ थामे आगे बढ़ चला।